आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर्स के अंदर ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। इस टॉपिक को हम कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं कि कंपोनेंट कंप्यूटर में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, हम ब्लॉक डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो कई तरह से हमारे पास ये टॉपिक पेपरों के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिक कंपोनेंट्स आपके वो भी यही बनेंगे। अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कि जो कंप्यूटर है इसको हम बनाते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ। हार्डवेयर का मतलब है फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, या हम ये कह सकते हैं कि जो हार्डवेयर है वो कंपोनेंट है जिससे हम कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। मतलब इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, तो ये पार्टीशन आपके हार्डवेयर के अंदर आ जाते हैं। अब अगर मैं इस डायग्राम की बात करता हूँ, ये पूरा ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम का काम क्या है? आप डाटा से इनपुट प्रोवाइड करोगे। अब इनपुट स्टोरेज मेमोरी में जाएगी, या तो वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज हो सकती है या प्राइमरी स्टोरेज हो सकती है। अब जब वो प्राइमरी स्टोरेज के अंदर गई या सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर गई, तो अगर सेकेंडरी स्टोरेज में है, सेकेंडरी से प्राइमरी में जाएगी, प्राइमरी से आपके पास कंट्रोल यूनिट में जाएगी, कंट्रोल यूनिट से अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में जाएगी। सारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अगेन प्राइमरी स्टोरेज में जाएगी, अगर सेकेंडरी के सेकेंडरी में चली जाएगी और आपके पास आउटपुट रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर बेसिकली जब कंपोनेंट्स की बात करते हैं, डायग्राम की बात करते हैं, हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 पे आता है आपका इनपुट डिवाइस, नंबर 2 आउटपुट डिवाइस, नंबर 3 सीपीयू, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को भी हम कई पार्टीशंस में डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम सेंट्रल प्रोसेस यूनिट की बात करते हैं, इसके अंदर आपके पास स्टोरेज यूनिट आती है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट आती है और कंट्रोल यूनिट आती है। 4th पॉइंट है इसका सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले इनपुट टाइप डिवाइस के ऊपर। इनपुट डिवाइसेस, अब देखिए इनपुट डिवाइसेस है क्या? आपको नाम से ही पता लग रहा है कि जिन डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर सिस्टम, कि कुछ इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कि किसी भी इनपुट डिवाइस की हेल्प के थ्रू। अब ये इंस्ट्रक्शंस और डाटा प्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जो कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी फॉर्म के अंदर। क्योंकि जब भी हम किसी मशीन की बात करते हैं तो मशीन हमेशा डाटा को बाइनरी फॉर्म में ही समझ सकती है। देन इट इज सप्लाइड टू कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, और इसके बाद ये अगली प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर सिस्टम पे पास कर दिया जाता है। तो जब हम इनपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करना चाहते हैं, उनके स्टेप्स क्या होंगे? नंबर 1, इनपुट डिवाइस रिसीव और एक्सेप्ट करेगी डाटा और इंस्ट्रक्शंस को यूजर से, जो भी वर्ड के बाहर आपके काम कर रहे हैं। इसी तरह से ये डिवाइसेस कन्वर्ट करती है डाटा और इंस्ट्रक्शंस को मशीन रीडेबल फॉर्म के अंदर, ताकि कंप्यूटर इसको इजीली समझ सके। इनपुट डिवाइस परफॉर्म करती है यहां पर कनेक्शन आउटसाइड वर्ल्ड का और हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। अब कीबोर्ड और माउस कॉमन एग्जांपल है इनपुट डिवाइस के, कि आप माउस और कीबोर्ड को यहां पर इनपुट डिवाइस के तौर पर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं जो हम कॉमनली यूज करते हैं। तो ये देखिए टच स्क्रीन, क्योंकि हम टच स्क्रीन के थ्रू इनपुट दे सकते हैं। कैमरा, हमने स्नैप खींची, सिस्टम में डालनी है। स्कैनर, अगेन उसी के लिए। माइक्रोफोन की बात करते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग डालते हैं माइक्रोफोन के थ्रू। माउस के थ्रू हम डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। कीबोर्ड के थ्रू हम डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। जॉयस्टिक के थ्रू हम इनपुट दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जॉयस्टिक यहाँ पर क्या करती है? कंट्रोल करती है किसी भी कैरेक्टर को। गेम के अंदर ये यूज की जाती है। वेबकैम, आप इमेजेस दे सकते हो वेबकैम से। इसी तरह से ट्रैक बॉल, जो आपके कीबोर्ड्स के अंदर आपको मिलती है, आप इसे मूव कर सकते हो। आई बॉल के फोन्स भी पहले ऐसे आते थे जो ट्रैक बॉल के थ्रू मूव किया करते थे। नेक्स्ट आता है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। अगर हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं तो ये जनरेट करती है डिजायर रिजल्ट को यूजर की इनपुट के हिसाब से। अब आउटपुट आपको कैसे दिखेगी? प्रिंटर के थ्रू, मॉनिटर के थ्रू, प्लॉटर के थ्रू। आपके पास कई आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं। ये डिवाइस कन्वर्ट करती है डाटा को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर बाइनरी कोड से। अब देखिए इनपुट डिवाइस ने क्या किया था, आपने जो इनपुट प्रोवाइड की उसने उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद वो डाटा आपका प्रोसेस हुआ, और जैसे वो डाटा की प्रोसेसिंग फिनिश हो गई तो अब आप बाइनरी कोड को नहीं समझ सकते। तो आपको उसको समझने के लिए क्या करना है?
आपको वो ह्यूमन रीडेबल कोड में चाहिए, तो वो काम आपकी आउटपुट डिवाइस करेगी। कंप्यूटर सिस्टम इज कनेक्टेड और लिंक टू आउटसाइड वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइस। अब कंप्यूटर कहते कैसे कनेक्ट होगा हमारा, अगर हम बाहरी वर्ल्ड की बात करते हैं तो आपके पास आउटपुट डिवाइस होनी चाहिए। प्राइमरी एग्जांपल क्या है आउटपुट डिवाइस का, एक प्रिंटर है, एक प्रोजेक्टर है जो हमें आउटपुट रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम करते क्या क्या है, जो डिवाइस आपके पास रिसीव और एक्सेप्ट करती है डाटा को बाइनरी फॉर्म के अंदर, फिर इस बाइनरी फॉर्म डाटा को कन्वर्ट करती है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर, और इसी तरह से ये डिवाइस प्रोड्यूस करती है कन्वर्टेड रिजल्ट जो यूजर्स को शो हो। तो ये हमारे पास यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल हैं। स्पीकर, मैंने माइक्रोफोन से कुछ रिकॉर्ड तो किया, लेकिन आपको आउटपुट कैसे आएगी, स्पीकर के थ्रू। अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो क्यों सुन रहे हो, क्योंकि आपके पास आपके फोन में स्पीकर्स हैं, आपके पास हेडफोन्स हो सकते हैं, मॉनिटर जो आपको मेरी स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने पीपीटी चलाई हुई, आप उस पीपीटी को देख पा रहे हो। कब देख पा रहे हो, जब आपके पास मॉनिटर है या फिर आपके मोबाइल फोन में एलईडी स्क्रीन है। प्रोजेक्टर भी सेम यही काम करते हैं, जो थ्रो आउट करते हैं आउटपुट को। प्रिंटर, अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हो आप प्रिंटर का यूज़ करते हो। वैसे ही प्लोटर का यूज़ हम करते हैं लार्ज स्केल पर, जब हम प्रिंटर से प्रिंट निकालना चाहते हैं। तो जैसे आप किसी कंपनीज की बात करते हो, जैसे HMT टूल्स हैं जहाँ पर आप 3D ग्राफिक्स का यूज़ करते हो, तो वहाँ पर आप प्रिंटर की बजाय प्लोटर्स का ही यूज़ करते हो। बेसिकली इसको मैप्स वगैरह के प्रिंट आउट निकालने के लिए यूज करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जितनी भी प्रोसेस होनी है वो सारी यहाँ होनी है। देखिए इनपुट ने क्या किया, आपने डाटा एंटर किया, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आउटपुट ने क्या किया, वो बाइनरी फॉर्म का डाटा उठाया, आपको रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन उसके बीच कोई वर्किंग भी तो यूज होनी थी। अगर मैं कहता हूं कि मुझे दो वेरिएबल का सम करना है, तो सम करने का जो प्रोसेस है वो कहां होगा, सीपीयू के अंदर। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस दैट प्रोसेस ऑल द ऑपरेशंस, जो सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ये अर्थमेटिक ऑपरेशन भी हो सकते हैं और लॉजिकल ऑपरेशन भी हो सकते हैं कंप्यूटर के। अगर हम अदर वर्ड्स की बात करें तो उसके अंदर हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं सीपीयू के अंदर। ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए कि कौन सा ऑपरेशन कब परफॉर्म करना है। तो कौन कौन सी यूनिट आती है सीपीयू के अंदर, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट, अगर हम मेमोरी यूनिट की बात करते हैं तो ये सप्लाई करती है इंफॉर्मेशन अदर यूनिट को कंप्यूटर से। अब मैंने कंप्यूटर में डाटा डाला, वो डाटा मेरा किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर भी तो होना चाहिए। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ा था कि मेमोरी हमारी दो तरह की होती है। तो जब हम मेमोरी यूनिट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ मेन मेमोरी का यूज कर रहे हैं। मेन मेमोरी जिसको हम प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं, ये रैम भी हो सकती है और वो आपकी रोम भी हो सकती है। तो ये डाटा को स्टोर करती है और प्रोसेसिंग के लिए आपकी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाती है। फिर इमीडिएट रिजल्ट भी प्रोसेसिंग के इसके अंदर स्टोर किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर हमने यहाँ फाइनल रिजल्ट को स्टोर किया है और प्रोसेस किया है रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस के लिए। अब इनपुट और आउटपुट ट्रांसमिट हुई है मेन मेमोरी के थ्रू। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट यहाँ पर क्या करती है, बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है दो यूनिट का। अर्थमेटिक यूनिट अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगी, लॉजिकल यूनिट लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगी। तो यहां पर कॉम्बिनेशन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का, जो परफॉर्म करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन इंटीजर बाइनरी नंबर के ऊपर और रिप्रेजेंट करते हैं अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। तो जब हम लॉजिकल ऑपरेशन करेंगे वो भी बाइनरी फॉर्म के अंदर ही होंगे। अर्थमेटिक सेक्शन के अंदर क्या होता है या अर्थमेटिक यूनिट के अंदर क्या होता है, फंक्शन ऑफ अर्थमेटिक सेक्शन के परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे एडिशन करना चाहता हूं, सबट्रैक्शन करना चाहता हूं, मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूं, डिवीजन करना चाहता हूं, तो जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हैं ये यहां पर यूज किए जाते हैं आपके पास अर्थमेटिक सेक्शन के अंदर। वैसे लॉजिकल यूनिट, अगर हम लॉजिकल यूनिट की बात करते हैं तो ये कंट्रोल करता है लॉजिकल ऑपरेशंस को, जिसके अंदर एंड, और, इक्वल, ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। फंक्शन ऑफ ALU, अब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के फंक्शन क्या क्या है। द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट रिस्पॉन्सिबल for performing all the logical and arithmetic operations. Number 1, some of arithmetic operation are follows, कि आपके कुछ arithmetic operation follow किए जाते हैं। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। इसी तरह से कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए जाते हैं। कंपैरिजन करना है नंबर का, लेटर्स का या स्पेशल कैरेक्टर का, तो यहाँ रिस्पॉन्सिबल है ये कंडीशंस को भी रन करने के लिए। अब आता है कंट्रोल यूनिट।
तो कंट्रोल यूनिट की अगर हम बात करते हैं, ये कंट्रोल करता है हर एक्टिविटी को या ऑपरेशन को जो कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म करने हैं। आपकी इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करना है, उस पर डायरेक्टली कोई एक्शन परफॉर्म करना है या उसको मेन मेमोरी में स्टोर करना है, तो जैसे ही कंट्रोल यूनिट रिसीव करेगी किसी इंस्ट्रक्शन और सेट इंफॉर्मेशन को, कन्वर्ट कर देगी उसको कंट्रोल सिग्नल के अंदर। अब ये सिग्नल आपके सेंट्रल प्रोसेस यूनिट को भेजे जाएंगे और कंट्रोल यूनिट यहाँ पर इन सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करेगी और आपको ये बताएगी कि कौन सा ऑपरेशन इसके ऊपर एग्जीक्यूट होना है, और उसके हिसाब से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और ये भी यही चेक करेगी कि कौन सा ऑपरेशन होना है, किस ऑर्डर के अंदर होना है। तो अब यहाँ पर आता है आपके पास फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट। तो ये पार्ट क्या करता है सीपीयू का, आपके पास एक तरह से ये इंचार्ज हो जाता है हर ऑपरेशन का। कौन सा ऑपरेशन किस सीक्वेंस में परफॉर्म होगा, कहाँ पे परफॉर्म होगा, परफॉर्म होने के बाद आउटपुट कहाँ स्टोर होगी, परफॉर्म होने से पहले इनपुट कहाँ से रिसीव करनी है। तो ये सारी की सारी वर्किंग जो है ये कंट्रोल यूनिट की, यानी कि एक तरह से आपके इनपुट सिग्नल्स को कंट्रोल कर रहा है, आउटपुट सिग्नल्स को कंट्रोल कर रहा है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डायरेक्ट आपके सिस्टम की ही है कि उसको इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है। हेल्प करता है कम्युनिकेशन करने के लिए मेमोरी और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के अंदर। क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि जब अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट में डाटा को ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं तो भाई इंस्ट्रक्शन तो ये मेमोरी से ही उठाएगा, और मेमोरी में किस लोकेशन के ऊपर वो इंस्ट्रक्शन पड़ी है ये देखना काम है कंट्रोल यूनिट का। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। तो हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं डाटा को, प्रोग्राम को लॉन्ग टर्म बेसिक्स के अंदर, सेकंड स्टोरेज मेमोरी के अंदर। क्योंकि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है या मेन मेमोरी है उसके अंदर डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है, आपकी लाइट गई डाटा खत्म। तो हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये कॉमन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास हैं। हाँ, स्पीड में स्लो होती है लेकिन सस्ती भी होती है प्राइमरी मेमोरी के हिसाब से। अब मेमोरी यहाँ पर कनेक्ट नहीं होती प्रोसेसर से डायरेक्टली, आपका डाटा मेन मेमोरी में जाएगा, मेन मेमोरी से सेकेंडरी के अंदर जाएगा। इट हैज़ अ लार्ज कैपेसिटी टू स्टोर द डाटा। अब कहता है इसके अंदर लार्ज कैपेसिटी होती है डाटा को स्टोर करने की। बेसिकली अगर हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं, हमारे पास 500 GB आती है, 1 TB आती है, 2 TB आती है, 4 TB है, अलग अलग साइज यहाँ पर अवेलेबल हैं। और हार्ड डिस्क के अंदर हम इजीली इतनी फाइल्स रख सकते हैं। फाइल कलेक्शन ऑफ डाटा डिस्क के अंदर जो हम रख देंगे। द सेकेंडरी स्टोरेज इज डायरेक्ट एक्सेस बाय सीपीयू। सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, इसलिए ये डिफरेंट है प्राइमरी स्टोरेज से। द हार्ड डिस्क इज अबाउट 100 टाइम ऑफ द कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी। एक हार्ड डिस्क की कैपेसिटी मेन मेमोरी से 100 गुना ज़्यादा हो सकती है। अब अगर मैं बात करता हूँ रैम की, तो हम रैम कितने कर लेंगे? 16 GB स्टॉप। लेकिन हार्ड डिस्क 500 GB, 1 TB, तो आपके पास अलग अलग साइज है। तो ये मेन डिफरेंस है आपके पास स्पीड और कैपेसिटी का। ये हमारे पास कुछ डायग्राम है जो हमने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के लिए हैं। जैसे आती है हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको हम SSD हार्ड डिस्क कहते हैं। तो SSD हार्ड डिस्क थोड़ा सा हार्ड डिस्क के कंपेयर में स्पीड फास्ट होती है। USB थंब ड्राइव्स जिसको आप पेन ड्राइव कहते हो। इसी तरह से आपके सिक्योर डिजिटल कार्ड जो आपके SD कार्ड हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क, टेप ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारे के सारे जो हैं आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।